इस प्रकार ये स्पष्ट है कि भारतीय संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया जो हुई उन 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों के काल में, वो बड़े गहन विवादों का दौर था, विवादित परिचर्चाओं का दौर था और संविधान सभा को इस कड़वे दौर से गुजरना पड़ा, ऐसे दौर से गुजरना पड़ा। खट्टी मीठी यादें हम इसे कह सकते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि संविधान एक बिंदु पर पूर्ण रूप से सहमत था। केंद्रीय अभिलक्षण यानी प्रत्येक वयस्क भारतीय को मताधिकार मिलेगा, इस बात पर सब सहमत थे। प्रत्येक भारतीय को वयस्क मताधिकार बहुत बहुत क्रांतिकारी कदम था। इसकी अहमियत को शायद आप आज उतना नहीं समझ सकते जितना कि 1947 के लोग समझते थे, उस दशक के लोग समझते हैं, क्योंकि एट वन स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक में सभी वयस्कों को, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी लिंग के हों और आर्थिक स्थिति से कितने ही पिछड़े क्यों ना हों, शैक्षणिक दृष्टि से कितने ही शून्य क्यों ना हों, उन सब को मत देने का अधिकार दे दिया। उन सब को देश की राजनीतिक प्रक्रिया में समान रूप से अधिकार दे दिया। ये एक बहुत ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम संविधान सभा ने उठाया और अच्छी बात ये कि इस मुद्दे पर पूरी संविधान सभा एकमत थी। ऐसा उदाहरण हमें अन्य देशों के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अन्य देशों में पूर्ण मताधिकार के प्रावधान को कई चरणों में गुजरना पड़ा। जितने बड़े बड़े देश आज हम बात करते हैं, शक्तिशाली देशों की, सभ्य देशों की, आधुनिक देशों की, यहाँ पे वयस्क मताधिकार मिलने का इतिहास यदि आप पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे। कई चरणों में बहुत से संघर्षों के बाद धीरे धीरे क्रमशः मिलता गया। उदाहरण के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, इसमें मताधिकार सबसे पहले केवल संपत्ति वाले लोगों को था। मत देने का अधिकार किनको था? केवल उनको जिनके पास इतनी संपत्ति थी जो भी परिभाषित किए थे, और वो संपत्ति भी अच्छी मात्रा में। ऐसा नहीं कि 5,000 रुपये, 10,000 रुपये या आधा एकड़ जमीन, नहीं, अच्छी मात्रा में आपके पास संपत्ति होनी चाहिए, तभी आप मताधिकार का उपयोग कर सकते थे इंग्लैंड ऑफ अमेरिका में। उसके साथ ही पढ़े लिखे हों, मिनिमम पात्रता उसकी उन्होंने कॉलेज की रखी थी। उसके साथ ही कुछ अन्य पात्रताएं, कुछ अन्य क्वालिफिकेशंस भी डाले गए थे। क्रमशः वहां पर वयस्क मताधिकार मिला। पहले संपत्ति वालों को, उसके बाद पढ़े लिखे लोगों को उसमें जोड़ा गया कि संपत्ति के ना होने पर यदि पढ़े लिखे हैं तो वो भी शामिल हो सकते हैं मताधिकार में। उसके बाद श्रमिकों को अधिकार मिले, बहुत बाद में मिले, और श्रमिकों के बाद कृषक वर्ग को उसके बाद मिला। उसमें भी पुरुषों को। महिलाएं की जो हालत है, महिलाएं तो बहुत बहुत दीर्घकालीन संघर्ष के बाद मताधिकार प्राप्त कर सकी इंग्लैंड में और अमेरिका में। कई चरणों में वहाँ पे मताधिकार, वयस्क मताधिकार मिला, और भारत में एक ही कानून के बल पर पूरे देश के सभी 21 वर्ष से ज़्यादा के लोगों को मत का अधिकार दे दिया गया, चाहे वो कितना भी निर्धन क्यों हो, चाहे कितना भी निम्न जाति का क्यों न हो, तथाकथित निम्न जाति का क्यों न हो, आदि आदि। अब ये उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है वयस्क मताधिकार। भारत में सभी वयस्कों को, स्त्री पुरुषों को एक साथ बिना किसी अन्य
शर्तों के वयस्क मताधिकार प्रदान कर दिया गया। लगभग 3 वर्ष का जो अथक परिश्रम था वो 26 नवंबर 1949 को पूरा होता है, जब संविधान सभा ने अंतिम रूप से ये संविधान को पास कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि उसमें लगभग 2000 संशोधन हुए। इसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी जो 2 पुस्तकें थी, 2 अनुवाद थे हिंदी और इंग्लिश में, उनको हस्ताक्षर किए और उस पर उन्होंने लिखा, अवसादों के साथ इस पर हस्ताक्षर किए। ये दोनों जो पुस्तकें थी, एक हिंदी में मौलिक रूप से और एक अंग्रेजी में। भारतीय संविधान का मौलिक रूप से अंग्रेजी में होना एक अवसाद था और दूसरा अवसाद था किसी भी पद पर खड़े होने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं थी। तो इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दस्तखत करते हैं 2 अवसादों के साथ, और ये दोनों अवसाद क्या थे मैंने बता दिया। पहला, मौलिक रूप से अंग्रेजी में होना भारतीय संविधान का, और दूसरा, किसी भी पद पर खड़े होने के लिए शैक्षणिक योग्यता का आवश्यक ना होना। नवंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद जी के दस्तखत के साथ इसे अब लागू करने की तारीख जो थी वो तय थी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 यानी इस ऐतिहासिक घटना का 20वीं वर्षगांठ। इस ऐतिहासिक घटना की 20वीं वर्षगांठ। क्या ऐतिहासिक घटना? इसके लिए थोड़ा हमें पीछे इतिहास की ओर जाना होगा। 26 जनवरी 1930 को रावी के किनारे, रावी नदी जो वर्तमान पाकिस्तान में है, उसके किनारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में बोलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देश का संविधान जब पूरा हमें मिल जाए उसे हम स्वतंत्रता मानेंगे। और उन्होंने घोषित किया था कि हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज है। ये 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे लाहौर के पास के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसका लक्ष्य और उद्देश्य अब पूर्ण स्वराज है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्योंकि उसके पहले भारतीयों की मांग पूर्ण स्वराज नहीं थी, भारतीयों की मांग थी डोमिनियन स्टेटस। ये दूसरा विषय है। फिलहाल आप इतना याद रखें कि पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार 26 जनवरी 1930 को उठाई गई। उसकी 20वीं वर्षगांठ पड़ती थी 26 जनवरी 1950। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा के 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस संविधान को देश को समर्पित किया गया। 26 जनवरी 1950 को ये संविधान को देश को समर्पित किया गया। और इस प्रकार जो प्रक्रिया कैबिनेट मिशन से के प्रस्ताव से 1946 में प्रारंभ हुई थी, वह प्रक्रिया अब पूर्ण रूपेण समाप्त होती है 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हो जाता है। अंग्रेज तो 1947 में चले गए, लेकिन अंग्रेजी कानून का अंत हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए ये पूर्ण स्वराज का दिन कहलाया, क्योंकि अब भारतीय कानून भी लागू हो गया। कानून भी वो जो भारतीयों ने बनाया था। इसलिए इस दिन को पूर्ण स्वराज की घोषणा की 20वीं वर्षगांठ के रूप में चुना गया। और इस दिन भारत वास्तव में एक लोकतांत्रिक
गणतंत्र बना, लोकतांत्रिक गणतंत्र 26 जनवरी 1950 से। इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक गणतंत्र देश वो देश कहलाता है, एक रिपब्लिक वह देश कहलाता है जहां का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता है। गणतंत्र, गण माने जनता, जहां जनता का तंत्र, शासन व्यवस्था जनता की, और उसका प्रतिबिंब कौन रहता है? मुखिया। जहां देश का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाए वह गणतंत्र कहलाता है। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। वह पूर्ण स्वराज की घोषणा का 20वीं वर्षगांठ का दिन था और इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो संविधान लागू हुआ उस संविधान के तहत देश का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाएगा। रिपब्लिक, गणतंत्र। इस प्रकार हमने संविधान सभा के निर्माण का एक वृहद अध्ययन कर लिया, उसकी निर्माण की प्रक्रिया, उसकी प्रक्रिया का इतिहास, उसकी पृष्ठभूमि, निर्माण के दौरान होने वाली घटनाएं, विभिन्न एस्पेक्ट्स, विभिन्न पहलू को हमने समझ लिया। और अब हम निश्चित रूप से हमारा संविधान क्यों है और कैसा है, इसका उत्तर अब हम पा चुके होंगे। हमारे संविधान की जो दिशा है, उस दिशा को पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, ये हम समझ गए। हमारे संविधान के आदर्श किस सोच पर आधारित हैं, उसके पीछे क्या इतिहास रहा है, इसको अब हम समझ गए हैं। तो संविधान निर्माण को समझने के बाद, उसकी प्रक्रिया को समझने के बाद, उसकी महत्ता को समझने के बाद अब हम आते हैं इस अध्याय के अंतिम बिंदु पर, और वो है संविधान की विशेषताएं। हमारे संविधान की विशेषताएं क्या हैं? निश्चित रूप से आपने इन विशेषताओं का गहन अध्ययन कक्षा 11वीं में राजनीति विज्ञान में किया होगा, क्योंकि कक्षा 11वीं के राजनीति विज्ञान के विषय में संविधान को लेकर कई अध्याय हैं। लेकिन यहाँ पर संविधान निर्माण के साथ जोड़ते हुए संविधान की विशेषताओं को दोहराना उचित होगा। तो चलिए अब हम बिंदुवार संविधान की विशेषताओं पर ध्यान दें। भारत का जहाँ तक संविधान है वो विश्व का एक बेजोड़ नमूना है, एक अनूठा संविधान है। पहला बिंदु जो आपको समझना है, आपको याद रखना है, वह है ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित। ये जो संविधान है यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है, नकल नहीं है, कुछ हद तक प्रभावित है बस। तो हमारे लिए किस तरह की प्रणाली होगी, इसको लेकर हम इंग्लैंड से थोड़ा सा प्रेरणा लिए हैं। किंतु एक विषय में ये उससे भिन्न है, ये याद रखें, इंग्लैंड से प्रभावित तो है पर उससे भिन्न, कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। इंग्लैंड में सर्वोच्च क्या है? संसद। लेकिन भारत में संसद नहीं, संविधान सर्वोच्च है। ये हो गई दूसरी विशेषता। भारत में संविधान सर्वोच्च है और संविधान से भी ऊपर जनता सर्वोच्च है। हमारे संविधान में स्पष्ट है, हमारी प्रस्तावना में स्पष्ट है कि देश के संविधान से ऊपर कोई नहीं। तो पहला बिंदु ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से प्रेरित, दूसरा बिंदु संविधान सर्वोच्च जहां और संसद नहीं। तीसरा, जिस उद्देश्य से यह संविधान बनाया गया है उस उद्देश्य को संक्षिप्त में प्रस्तावना में दे दिया गया है। मैं बता दूं, जिस उद्देश्य से संविधान को बनाया गया है उन उद्देश्यों को संक्षिप्त में प्रस्तावना में दे दिया गया है। प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल।
वो पहला पृष्ठ जिसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी कॉमा द पीपल ऑफ इंडिया, और अंतिम लाइन देखिए टू आवर सेल्व्स। हम इसे अपने को स्वयं को समर्पित करते हैं, डेडिकेट इट टू आवर सेल्व्स। वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान किसने बनाया? जनता ने। संसद से भी ऊपर हैं हम, संविधान से भी ऊपर हैं हम। तो अगला बिंदु जो है वो आपको ये समझना है, एकमात्र ऐसा संविधान जहां की प्रस्तावना में सारे उद्देश्य निहित कर दिए गए हैं। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रीय, गणतंत्र देश का होगा। ये संविधान की प्रस्तावना में दे दिया गया। अगली विशेषता जो मैंने बताई कि ये ऐसा संविधान है जो जनता के द्वारा बनाया गया और जनता को समर्पित। कभी आपने सुना है कि मैं एक भवन बनाऊं और वो भवन में बाहर पत्थर लगाऊं कि मैं यह भवन बनाता हूं और इसे अपने स्वयं को समर्पित करता हूं? बनाने वाला अपने को स्वयं को समर्पित नहीं करता। लेकिन ये संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है, हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का परिचायक है, जहां उन्होंने अपने को सर्वोच्च बताते हुए, जनता को सर्वोच्च बताते हुए जनता को ही समर्पित किया है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसके बाद इसकी अगली विशेषता, यदि इसकी प्रस्तावना को देखेंगे तो जैसा मैंने बताया पूर्व में कि प्रस्तावना में वी द पीपल से शुरू होता है, हम भारत के लोग, और उसके बाद 26 नवंबर 49 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आकर्षित करते हैं। तो किस दिन लागू होता है संविधान, किस दिन अंगीकृत होता है? लागू तो होता है 26 जनवरी, लेकिन अंगीकृत होता है 26 नवंबर 49 तारीख। ये अगली विशेषता। और इस विशेषता की खासियत ये है कि संविधान का कुछ हिस्सा तो 26 नवंबर से ही लागू हो गया, संविधान का कुछ हिस्सा तो 26 नवंबर से ही लागू हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से ये 26 जनवरी को लागू हुआ। दूसरी विशेषता मैंने प्रस्तावना की बताई थी कि ये बाद में लागू हुआ, पहले संविधान लागू हुआ। अब अगली विशेषता कि ये संविधान भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। बहुत बड़े विचार, बहुत लॉफ्टी आइडियल। इन शब्दों के विस्तार से अर्थ आप राजनीति शास्त्र में पढ़ चुके होंगे, इसलिए यहाँ पे दोबारा पुनरावृत्ति करने की जरूरत नहीं है, पर आप इन शब्दों से वाकिफ होंगे ऐसा हमारा मानना है। अगली विशेषता, इसे सर्व प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र माना गया है। सर्व प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, सार्वभौमिक, सॉवरेन, और उसमें प्रभुत्व किसका? जनता का। प्रभुत्व जो है वो जनता में निहित है, सांसदों में नहीं, प्रधानमंत्री में नहीं, किसी अन्य पर नहीं, संविधान पर भी नहीं। सबसे ऊपर कौन है? जनता। यानी बारंबार इस बात को संविधान में दर्शाया गया है कि जनता सर्वोच्च है। पीपल आर सुप्रीम, नोबडी इज अबव द कॉमन मैन, नोबडी इज अबव द पीपल। इसका मतलब ये है सार्वभौम होने का कि ये किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त है, कोई अन्य देश हमें किसी तरह का आदेश नहीं दे सकता, और अंतर्राष्ट्रीय मामले में हमें जो निर्णय लेना है हम स्वतंत्र हैं, कोई देश हमें किसी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता, हम स्वेच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। अगली विशेषता, भारत समाजवादी राष्ट्र घोषित किया गया है, और ये समाजवादी राष्ट्र की जो घोषणा हुई है इसे प्रस्तावना में बाद में शामिल किया गया, समाजवादी शब्द को याद रखेंगे।
प्रस्तावना में समाजवादी शब्द सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन सोशलिस्ट, ये सोशलिस्ट शब्द जो आया है, समाजवादी शब्द जो आया है, यह संविधान के 42वें संशोधन के तहत आया जो 1970 के दशक में हुआ। संविधान के 42वें संशोधन 1970 के दशक में हुआ और तब जोड़ा गया समाजवादी शब्द प्रस्तावना में। इसका मतलब यह है कि समानता का आदर्श केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी समानता का प्रयास किया जाएगा। राजनीतिक समानता नहीं, वयस्क मताधिकार देकर सभी को समान कर दिया, वो तो ठीक है, वो तो राजनीतिक समानता है, पर आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, इस पर भी हम वचनबद्ध हैं और एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, एक ऐसे समाज को पाने के लिए आतुर हैं जो समाजवादी हो, जहां सब समान हो सभी दृष्टि से। संविधान सभा की कुछ अन्य विशेषताएं और अहम हैं और ये हमारी संविधान को एक विश्व मंच पर बहुत ऊंचा स्थान देती है। इन विशेषताओं में अगली विशेषता धर्मनिरपेक्षता संबंधी है। धर्मनिरपेक्ष ये शब्द जो है 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, जब समाजवादी शब्द भी संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो ये प्रस्तावना में जोड़ा गया, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेक्युलर का अर्थ होता है धर्म निरपेक्ष, और धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या है? हम में से बहुत से लोग इसे गलत मायने में रखते हैं। धर्म निरपेक्ष का अर्थ ये है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य की नज़र में सभी धर्म समान हैं। समानता भारत के संविधान का एक मूल मंत्र है। उसी समानता के तहत संविधान में ये प्रावधान स्पष्ट किया गया है कि धर्म के मामले में भी राज्य की नज़र में सभी समान हैं। किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छानुसार कोई सा भी धर्म अपनाने का अधिकार है। अगली विशेषता संविधान संबंधी वह है अगला शब्द लोकतंत्रीय, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक। लोकतंत्रीय, यहाँ मैं बता दूं कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। डेमो मीन्स सिर, हेड अंग्रेजी में डेमो, और क्रेसी मीन्स शासन। ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, जेरेंटोक्रेसी, बहुत तरीके की शासन प्रणालियां हैं दुनिया में। उनमें से एक शासन प्रणाली कहलाती है डेमोक्रेसी, और जिसमें डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें नंबर ऑफ हेड्स, सिर की संख्या के आधार पर बहुमत तय किया जाता है। जिस तरफ ज्यादा सिर यानी जिस ओर ज्यादा लोग उसकी सरकार। ये है लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेसी। समष्टता का स्रोत जो है इसमें बड़ा स्पष्ट किया गया है कि जो पावर इज फ्लोइंग फ्रॉम पीपल, जो सत्ता है वो सत्ता कहाँ से आ रही? जनता से आ रही। इट इज कमिंग फ्रॉम, जनता से आ रही है। जनता शासक का चुनाव करती है और शासक जनता के प्रति उत्तरदायी हो जाती है। कौन चुनाव करता है? जनता करती है। तो सर्वोच्च कौन हुआ? निश्चित रूप से जनता सर्वोच्च हुई। और शासक जो है, सरकार जो है, वह जनता के प्रति उत्तरदायी। सवाल यह आ सकता है कि ये लोग तो उत्तरदायी आपको दिखते नहीं दैनंदिनी में, डे टू डे लाइफ में, लेकिन आपने 11वीं के राजनीति विज्ञान में ये निश्चित रूप से अध्ययन किया है कि किस प्रकार जनता के प्रतिनिधि संसद में बैठकर जनता की आवाज़ रखते हैं, जनता के मत को सामने रखते हैं, और ऐसा करते हुए वे जो भी भूमिका निभाते हैं वो जनता की आवाज़ मानी जाती है। तो इसलिए जनता का चुनाव एक तरीके से ये
स्पष्ट करता है कि जनता सर्वोच्च है, लोकतंत्रीय प्रणाली है। अगली विशेषता गणतंत्र, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये गणतंत्र है जिसको मैं पूर्व में भी आपको समझा चुका हूं, परिभाषित कर चुका हूं कि गणतंत्र क्या है। यहां पर एक बार पुनः बता दूं कि कार्यकारिणी अर्थात सरकार का वो अंग जिसका काम है देश में संविधान लागू करना, देश की कानून व्यवस्था को चलाना आदि आदि, उसका जो मुखिया है, चाहे राष्ट्रपति हो, भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति का पद या दूसरे शब्दों में किसी देश की कार्यकारिणी के मुखिया का पद जहां पैतृक ना हो, वंशानुगत ना हो और उस पद को चुनाव के द्वारा भरा जाता हो, वह देश रिपब्लिक या गणतंत्र कहलाता है। भारत के मामले में राष्ट्रपति सर्वोच्च है और यह पद भी प्रत्यक्ष रूप से ही चुनाव से भरा जाता है, चुनाव के माध्यम से। राष्ट्रपति का बेटा या राष्ट्रपति के कोई रिश्तेदार अगले राष्ट्रपति बनेंगे ऐसा नहीं है। नए राष्ट्रपति का, हर राष्ट्रपति का 5 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर चुनाव होता है और यह चुनाव प्रत्यक्ष इसलिए माना गया है क्योंकि इनका चुनाव जनता के प्रतिनिधि करते हैं, चाहे वे संसद के हों, चाहे वे राज्यों की विधानसभाओं के हों। इनके सम्मिश्रण से, इनके मतों से, बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसलिए भारत एक गणतंत्र है। और चूंकि 26 जनवरी को नए संविधान के लागू होने पर सर्वोच्च पद के चयन की प्रक्रिया का नियम लागू हो गया, इसलिए उस दिन से भारत क्या कहला रहा है? गणतंत्र। अगली विशेषता, भारत का संविधान लिखित संविधान है। आप सोचते होंगे इसमें नई बात कौन सी? आपको मालूम होना चाहिए कि इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है। इंग्लैंड का संविधान परंपरा के अनुसार चल रहा है, वहाँ की रीति रिवाजों के अनुसार चल रहा है, और भारत का संविधान लिखित है। अमेरिका का संविधान भी लिखित है, लेकिन अमेरिका का संविधान लिखित है तो पर वो बड़े कम समय के लिए बड़ा छोटा संविधान है, 6 माह में बना लिया गया था। भारत का संविधान लिखित संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान है और उसके अलावा सबसे विशाल होने के अलावा बनाया गया संविधान है। कहीं से लिया गया नहीं है, कहीं से लिया गया नहीं कि आमूल चूल रूप से, पूर्ण रूप से हमने कहीं से उसे ले लिया हो, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से संविधान बनाने की प्रक्रिया में अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग देशों से हमें प्रेरणा मिली है, जिसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। लेकिन फिलहाल आपको इतना समझ लेना है कि हमने जस के तस किसी देश के संविधान को अपने देश में नहीं लिया है। तो यह संविधान लिखित है, निर्मित है और विशालतम है, सबसे विशालतम होने का कारण मैंने पूर्व में बताया, विविधता, देश की विविधताएं, देश का लंबा इतिहास और सांस्कृतिक विषमताएं, विविधताएं इस बात के लिए विवश करती हैं कि हमारा संविधान विस्तृत हो। अगली विशेषता, संसदीय प्रणाली। मैंने पूर्व में इस विशेषता का जिक्र करते हुए आपको बताया था कि इस मामले में हम इंग्लैंड से प्रेरित हुए हैं, इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली से। यह संसदीय प्रणाली विशेषता इसलिए है क्योंकि इसमें 2 सदन हैं, 2 सदन, 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, या एक अपर हाउस, दूसरा लोअर हाउस। अपर हाउस यानी राज्यसभा, लोअर हाउस यानी लोकसभा। 2 सदनों से मिलकर हमारी संसद बनती है, पार्लियामेंट बनती है। इस पर हम विस्तार फिर अगले अध्यायों में करेंगे, अगले बिंदुओं पर करेंगे। अगली विशेषता, नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत अंग्रेजी में जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का संविधान में जोड़ा जाना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और तो और आपको ये जान लेना चाहिए कि संविधान का हिस्सा होते हुए भी नीति निर्देशक सिद्धांत कानूनी
बंधन नहीं रखते। यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर संविधान का हिस्सा होते हुए भी इसके आधार पर कोई व्यक्ति कोर्ट में न्याय या अन्याय की बात नहीं कर सकता। तो आखिर नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? सरकार के लिए दिशा है, सरकार के लिए ये दिशा है, सरकार के लिए ये जनता की अपेक्षाएं हैं, सरकार के लिए ये जनता की आवाज है। जब भी सरकार कोई सी नीति बनाएगी तो उसके लिए कुछ दिशाएं देता है, उसके लिए कुछ उनको डायरेक्टिव देता है, कुछ इशारा देता है, कुछ हिंट देता है, बस। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इन नीति निर्देशक जो तत्व हैं, इनमें से जितनों पे कानून बनाई सरकार, जितने नीति निर्देशकों पर सरकार कानून बनाए, वह सरकार उतनी ही अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि वे बिंदु अब नीति निर्देशक से हटकर कानूनी जामा पहन लेते हैं। तो एक अच्छी सरकार वो जो ज़्यादा से ज़्यादा नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी जामा दे। अगली विशेषता मूल अधिकार, जिसका जिक्र भी पूर्व में हो चुका है। 6 मूल अधिकार हैं, पूर्व में 7 थे। बाद में संपत्ति का अधिकार को संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया और 6 अधिकार और 10 कर्तव्य। ये जो 10 कर्तव्य हैं, 10 कर्तव्यों को एक संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया। संविधान में एक संशोधन करके 1976 में 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया अधिकार के साथ। तो 6 अधिकार और 10 कर्तव्यों का उसमें संविधान में बाकायदा विश्लेषण है। अगला बिंदु विशेषता के लिए, संविधान लचीला है और संविधान कठोर है। लचीला और कठोर दोनों कैसे होगा? लचीला और कठोर, संविधान का लचीला कैसे होना का क्या मायने हैं? यानी संविधान में संशोधन का प्रावधान है, संविधान में समय समय पर जरूरत पड़ने पर कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, ये प्रावधान है, ये कहलाता है लचीलापन। अब संविधान का कठोरतापन क्या है? कठोरता का अर्थ ये है कि संविधान इतना सरल नहीं है, उसका जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया इतनी सरल भी नहीं है कि जब इच्छा हो सरकार संविधान के कुछ कानूनों में फेरबदल कर दे। उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसलिए संविधान में लचीलापन भी है और संविधान में कठोरता भी है। उसके प्रावधानों को बदलने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ये उसकी कठोरता दिखाता है।